नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकिशन। डालते हुए तक की मुख्य हेडलाइंस पर। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर सख्ती, वोटिंग के 24 घंटे पहले उपद्रवी को उठाएगी पुलिस। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बोले नीरज बबलू, और देर हुई तो भारत में भी होगा तालिबान का राज। पटना लौटे तेज प्रताप यादव, आकाश यादव के लोजपा में जाने पर बोले लोकतंत्र में सबको कहीं भी जाने की आज़ादी। अब खबरें विस्तार से। पंचायत चुनाव का बिगुल बजते ही प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। पटना एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने अधिकारियों के साथ बैठक कर वोटिंग के 24 घंटे पहले हर पंचायत से उपद्रवी पर नकेल कसने का निर्देश दिया है। एसएसपी ने वोटिंग के 24 घंटे पहले हर पंचायत में 10 उपद्रवी को उठाने का निर्देश भी दिया है। एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने सभी सिटी एसपी, डीएसपी और थानेदार को बताया कि आदेश जो है उसे लागू किया जाए। चुनाव को प्रभावित करने वाले लोगों की लिस्ट बनाई जाए। हर एक पंचायत से 15-15 लोगों से 5-5 लाख का बॉन्ड भी लिखाना है। बॉन्ड में उन्हें यह लिखना होगा कि चुनाव को वह किसी तरीके से प्रभावित नहीं करेंगे। फर्स्ट फेज़ में हम लोग के यहाँ नहीं है, उसके बाद से बाकी 10 फेजेज़ में हम लोग के यहाँ चुनाव होगा और ब्लॉक वाइज में सूची भी निर्धारित हो गई है। हमने और डीएम साहब ने हम लोगों ने मिलकर एक बैठक भी कर ली है सभी लोगों के साथ, और इसकी तैयारी हम लोगों ने प्रारंभ कर दी है। और सभी एसडीओ, डीएसपीज, बीडीओ, सीईओज और एसएचओज को निर्देश दिया गया है कि हम लोग हर पंचायत में मिनिमम 10 लोगों को हम लोग बाउंड डाउन कराएंगे। उनकी कार्यकलाप को देखते हुए किस तरीके से वो लोग चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। और बाउंड डाउन 107 से अगला स्टेप होता है। सिर्फ 107 से इस चुनाव में कार्य संभव नहीं हो पाता है, और हैवी पेनल्टी के रूप में बाउंड डाउन कराएंगे। अगर कि उनके द्वारा ब्रीच ऑफ पीस किया जाता है तो बाद में उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके और उनकी बाउंड की पैसा को जब्त किया जा सके। ये हम लोगों ने एक रणनीति बनाई है। दूसरा है कि एक अभियान हम लोग चलाएंगे अब, खास करके वैसे केसेस जिससे कि चुनावी क्रियाकलाप पर असर पड़ने की संभावना होती है, खास करके वो हत्या होता है, 307 होता है, मार झगड़ा केसेस जो होंगे 300, जिसमें कि आपके गांव में 2 पक्षों में मारपीट हो जाती है, या SC ST एक्ट के केस है उन क्षेत्रों में, इसको हम लोग प्रायोरिटी पे लेके इस सब केसों से गिरफ्तारी कराएंगे ताकि ऐसी प्रवृत्ति से लोग बचें और इस तरह के मार झगड़ा में इन्वॉल्व ना हो अगले 1 माह तक। ये बेसिकली ये राइड चलेगा उन्हीं क्षेत्रों में जहाँ पे चुनाव होने वाला है। और इसके अलावा हम लोग उन क्षेत्रों में शराबबंदी के खिलाफ अभियान में भी अब तीव्रता लाएंगे। खास करके जो चुलाई वाले शराब की सूचना मिलती है और इंग्लिश शराब का जो स्मगलिंग होता है उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और इसके अलावा हम लोग एक रिव्यू तैयार कर रहे हैं और हम लोग प्रत्येक फेज़ के थानों में जाकर एक बैठक होगी सभी BDOs के साथ, CEOs के साथ, SHOs के साथ, और इसका रिव्यू होगा कि 24 तारीख से जब से ये नोटिफिकेशन हुआ है तब से कितने लोगों को बाउंड डाउन हो गया, कितना हथियार जमा करा लिया गया, कितना गिरफ्तारी हुआ इन हेड्स में। तो एक ओवरऑल माहौल निर्माण की बात है। और प्रत्येक फेज़ के लिए हम लोग अलग अलग तिथि में जाएंगे। एक बार में मीटिंग नहीं होगी, तो अब 10 बार मीटिंग क्षेत्रों में होगी और बेसिकली रिव्यू मीटिंग होगी। जहाँ तक डिप्लॉयमेंट की बात है तो डिप्लॉयमेंट का एक स्टिपुलेटेड गाइडलाइन है, इलेक्शन कमीशन का क्लियर कट मानक है। उसके आधार पर हम लोग सभी बूथ्स पे, बिल्डिंग्स पे डिप्लॉयमेंट करते हैं। और इसमें सेंट्रल फोर्सेस नहीं आते हैं, हम लोग को डिस्ट्रिक्ट फोर्स और BMP और होमगार्ड से हम लोग उसका क्रियान्वयन कराते हैं। अब पर्याप्त मात्रा में हम लोग बल देंगे। पटना जिला का बल पटना जिला में ही रहेगा, कहीं बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 फेज़ में चुनाव है। उसके अतिरिक्त हम लोग जो सेक्टर बनाएंगे, इसमें सेक्टर में थाना प्रभारी स्तर के पदाधिकारी रहेंगे। सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है और इसमें कोई सब इंस्पेक्टर नहीं रहेगा। जो सब इंस्पेक्टर रहेगा वो थाना मैन करने वाला एक व्यक्ति हो, क्योंकि सेक्टर की बहुत गंभीर भूमिका इसमें है। और इसके अलावा हम लोग प्रत्येक फेज़ में, प्रत्येक पंचायत के ब्लॉक के चुनाव में 50 मोटरसाइकिल की टीम हम लोग निकालेंगे रिएक्शन के लिए। और कहीं भी ऐसा कोई विघ्न फैलाने का प्रयास करता है तो उन लोगों के ऊपर तुरंत रिएक्शन कार्रवाई करने के लिए जो बाउंड डाउन हम लोग करा रहे हैं, उसी कड़ी में हम लोग एक कार्रवाई ये भी करा रहे हैं कि हम लोग ऐसे लोगों की सूची संधारित कर रहे हैं। और वो पिन पॉइंटेड सूची होगी। वो वैसे लोग होंगे जिनको कि हम लोग 151 में प्रिवेंटिव डिटेंशन की धारा है CRPC में, जिसमें कि पुलिस किसी शक शुबा पर 24 घंटे के लिए उसको हिरासत में लेकर रख सकती है, और अगर उस सत्यापन के बाद ऐसा प्रतीत नहीं होता तो उसको छोड़ सकते हैं। तो वैसे लोगों को हम लोग प्रीवियस नाइट में उठाएंगे, भी डिटेन करेंगे, ताकि वो लोग चुनाव के दिन किसी तरह की बाधा या सैबोटाज करने में सफल ना हो पाए। सर, संवेदनशील राजधानी पटना के कारगिल चौक से लेकर के NIT मोड़ तक बनने वाले फ्लाईओवर का शुभारंभ होने से पहले पटना DM चंद्रशेखर सिंह कारगिल चौक पहुंचे और निरीक्षण किए। इसके पहले पूरा करने के लिए 2 साल का समय भी रखा गया है। फ्लाईओवर
के निर्माण की शुरुआत 31 अगस्त को होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। इस पुल की लागत 422 करोड़ रुपया है, जिसे 3 सालों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये हम लोगों का कारगिल चौक से गांधी मैदान के पास जो है, यहाँ से जो अशोक राजपथ है, पीएमसीएच, पटना यूनिवर्सिटी होते हुए हम लोगों का जो उधर श्री कृष्णा घाट है और गंगा पथ बन रहा है गंगा के किनारे, उससे इसको कनेक्ट करना है ताकि जाम की समस्या से लोगों को निजात मिले। और ये एलिवेटेड कॉरिडोर होगा, हम लोगों का फ्लाईओवर होगा और ये डायरेक्ट गंगा पथ से कनेक्टेड रहेगा ताकि जिसको अगर गंगा पथ पर निकलना है, कहीं जाना है तो सीधे उस पर जा सकें, या जो लोग गंगा पथ से कहीं बाहर से आ रहे हैं उनको यहाँ आना है गांधी मैदान, यहाँ आ सकें। इसका एक कनेक्शन जो है पीएमसीएच में भी है कि कोई पेशेंट या एम्बुलेंस भी अगर बाहर से कहीं आते हैं तो उनको जाम का सामना नहीं करना पड़े, सीधे पीएमसीएच भी पहुँच सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना ये है और इसका शिलान्यास कार्यारंभ जो है ये होने वाला है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा। तो उसी की तैयारी चल रही है, उसी का निरीक्षण के लिए हम लोग आए। बजट क्या रखा गया है सर इस ब्रिज का? नहीं, ये तो विभाग के लोग, टेक्निकल लोग हैं, वही लोग बता पाएंगे। और लेकिन टेंडर वगैरह करके सब प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है लोग। अब कार्य शुरू करना, कार्यारंभ होना है इसका। एमडी साहब हैं, बताएंगे। पुल निर्माण निगम के एमडी साहब हैं, उनसे बात कर लीजिए, वो लोग बताएंगे डिटेल, है ना। 28 अगस्त को होने वाले जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भाग लेने के लिए केंद्रीय इस्पात मंत्री पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर पहुंचते ही केंद्रीय मंत्री ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए यह स्पष्ट किया है कि जातीय जनगणना को लेकर के एनडीए या यूं कहें कि बीजेपी और जदयू में किसी तरीके की तल्खी नहीं है। केंद्रीय इस्पात मंत्री से जब यह पूछा गया कि उन्हीं के पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन उपेंद्र कुशवाहा को मुकुट पहनाया जा रहा है और तराजू में सिक्कों से तौला जा रहा है, इस पर उन्होंने कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। स्टील प्लांट का लगातार सर्वे कर रहे हैं, किस तरह से बिहार? अरे सर्वे नहीं कर रहे, घूम रहे हैं। देखिए जो हमारा अभी कलकत्ता में हमारा एक एमएसटीसी कॉरपोरेशन है, तो उसका नया भवन बना था, तो उसका हमको उद्घाटन करना था, तो उसका हम लोगों ने कल उद्घाटन किया। और वहीं आप जानते हैं दुर्गापुर हमारा स्टील प्लांट है, तो उसका भी हम लोगों ने जा कर के जो भी प्लांट है उसके बारे में समझा, उसका हम लोगों ने निरीक्षण किया। जितने हमारे वहाँ पदाधिकारी हैं, जितने हमारे कर्मचारी हैं, सब लोगों से बातचीत किया। सर, बीजेपी के कई मंत्री धीरे धीरे अब जो है फेस करने लगे हैं जातिगत जनगणना को लेकर और कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। ऐसा है ना, देखो इस पर तो बहुत ही स्पष्टता के साथ बात आ चुकी, तो रोज रोज उसको कहने क्या चीज़ है। ऐसा लगता है कि मतलब आप लोगों ने जिस तरीके से ठाना है एनडीए में सब कुछ, अरे नहीं, देखो ये एक बार नहीं, मैंने कई बार मैंने आपको कहा है कि एनडीए में कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है। देखिए बहुत सारे मुद्दे होते हैं, उस पर अलग अलग लोगों की राय होती है, लेकिन जहाँ तक एनडीए का सवाल है तो केंद्र में हम लोग साथ में हैं, राज्य में साथ में हैं। और मैंने कहा है कि एनडीए की सरकार बिहार में 2025 तक बिल्कुल बहुत मजबूती के साथ चलेगी, उसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं, क्योंकि बिहार की जनता ने वोट दिया है बिहार को विकसित प्रदेश बनाने। बाकी ये मुद्दे चलते रहते। बीजेपी के एक बड़े नेता ने कहा कि जदयू में 3 गुट हो चुके हैं। अच्छा ऐसा है ना, आप लोग ये जो चलाते रहे, तो बीजेपी में और जेडीयू में क्या है, हमारे यहाँ तो एक नेता है। देखो गुट कब होता है, जहाँ कई नेता होते हैं। अरे पहले आप सुन तो लो यार, ज़्यादा काबिल मत बनिए। हमारे यहाँ एक नेता है नीतीश बाबू, तो गुट कहाँ से होगा जी? नेता एक होते हैं, और नेता एक है तो गुट कहाँ है? यहाँ जनता दल का नाम क्या है? जनता दल यूनाइटेड, कोई गुटबाजी। पुलिस क्षेत्र में बेहतर काम और अपने कार्य से विभाग के मनोबल को उठाने वाले पुलिसकर्मियों पदाधिकारी को मुजफ्फरपुर रेंज आईजी गणेश कुमार ने सम्मानित किया है। आपको बता दें कि सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली के 40 पुलिसकर्मी को गणेश कुमार ने सम्मानित किया है। मौके पर पुलिस पदाधिकारी ने इस सम्मान को पाकर बेहद गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। साहसपूर्ण रूप से करना और आप लोग कर भी रहे हैं। मामला है वो ऑलरेडी न्यायालय में लंबित है या और किसी तहसीलदार के है, एसडीओ के यहाँ कहीं मामला लंबित है, उसमें मैं कई बार कहता हूँ कि आप बातों को सुने। सबसे पहले तो ईमानदारी पूर्वक आप बिना किसी भय या पक्षपात के निर्णय लेने की स्थिति। राजद में मचा घमासान अब शांत होने लगा है। एक सप्ताह पहले वह बेहद गुस्से में नजर आ रहे हैं। तेज प्रताप यादव अब शांत हो गए हैं और कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। यहाँ तक कि उनको अपने प्रिय आकाश यादव का लोजपा में शामिल होने का मलाल भी नहीं है। ऐसा हम
इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तेज प्रताप यादव लगभग एक सप्ताह के बाद वापस पटना लौट आए और पटना लौटते ही उन्होंने आकाश यादव को लेकर अपनी राय भी जाहिर कर दी। छात्र राजद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के लोजपा में शामिल होने को लेकर तेज प्रताप यादव ने कहा कि यह लोकतंत्र है और यहाँ पर सभी को आज़ादी है। तबीयत कैसी है लालू जी? तबीयत ठीक है और बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है। चलिए जाने दीजिए, आप लोग आकाश यादव लोजपा में मिले हैं, आकाश यादव लोजपा में मिले हैं, क्या लगता है आपको क्षति है क्या? युवा नेता थे। अरे लोकतंत्र है, अब लोकतंत्र में सबको अपना आज़ादी होता है बात रखने का, या जिसको जहाँ जाने का। आपको लॉस होगा क्या कुछ? आपको लॉस हो गया है? नहीं, जैसे आपको कुछ लॉस होगा क्या? छात्र नेता थे वो आपके मजबूती। आपको लॉस हो रहा होगा। बीजेपी के सहयोग कार्यक्रम में बिहार सरकार के वन पर्यावरण मंत्री नीरज बबलू उपस्थित हुए। उन्होंने जनता की समस्या और फरियादों को ध्यान से सुना और अधिकारियों को कॉल करके जल्द समाधान का भरोसा भी दिलाया। सहयोग कार्यक्रम के पश्चात मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी दी और कई सवालों के जवाब भी दिए। मंत्री नीरज बबलू ने कहा है कि बीजेपी का सहयोग कार्यक्रम सोमवार से शनिवार तक चलता है। यहाँ 2 से 3 मंत्री रोजाना बैठते हैं और जनता की जन समस्या का समाधान करते हैं। जनता दरबार में कोई पार्टी नहीं आता, जनता दरबार में जनता आती है अपने समस्याओं के समाधान को लेकर के, और जनता के समस्या का समाधान होता है, ना कि विपक्षी के समस्या का समाधान होता है। और विपक्षी के समस्या का समाधान कभी नहीं होगा, वो इंतजार करते रह जाएंगे, कभी उनको सत्ता पक्ष में आने का मौका नहीं मिलेगा। उनका सबसे बड़ा समस्या यही है और उनके समस्या का समाधान कभी नहीं होगा। उनकी संख्या काफी ज्यादा है सर, तो क्या लगता है उनके विधायकों को जनता दरबार लगाना चाहिए या लोगों की? और बिल्कुल, जो लोग जनप्रतिनिधि हैं तमाम जनप्रतिनिधि को जनता दरबार लगाना चाहिए, क्योंकि जनता जिन्हें चुन के भेजती है, जवाबदेही देती है काम का, उनको काम करना चाहिए, जनता का सुनना चाहिए और जनता के समस्या का समाधान करना चाहिए। और किसी पर फेंकने से काम नहीं चलता है कि मुख्यमंत्री लगाते तो क्या होता है, अब पार्टी में लगता है तो क्या हो। तुम लगा के करो भाई, तुमको भी तो मैंडेट मिला है, तुमको भी जनता चुन के भेजी, तुम भी लगाओ, तुम भी समस्या का समाधान करो। पता चले किसके यहाँ ज्यादा समस्या का समाधान होता है। उनका तो वो समस्या है नहीं, जनता के समस्या से मतलब नहीं, उनको खुद के समस्या का समाधान चाहिए, जो संभव नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जातीय जनगणना लोगों का अपना अपना पसंद है, जिनको पसंद है वो अपना काम कर रहे हैं। मेरा मानना है कि जातीय जनगणना से पहले इस राज्य में, इस देश में जनसंख्या विस्फोट हुआ है और जनसंख्या नियंत्रण कानून इस देश में बनना चाहिए। उसके बाद कोई और जातीय जनगणना होता रहे, कोई दिक्कत नहीं, पहले जनसंख्या नियंत्रण तो करे। पहले ये धरती जो है ना, ये जनसंख्या के लोड से दबा जा रहा है। हमारा देश का जो क्षेत्रफल है और जितनी जनसंख्या है उसमें हमारा देश दबा जा रहा है जनसंख्या के भार से। कोई विकास का काम संभव नहीं है अगर यही रफ्तार जनसंख्या का रहा। और मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि अगर जनसंख्या का यही हाल रहा तो हमारे देश में भी तालिबानी ताकत जो है वो सर उठाएगी और अफगानिस्तान का हाल हो सकता है। इसलिए सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, उसके बाद जो जनगणना करना करते रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं। रोहतास जिला में फर्जी नियुक्ति पत्र के माध्यम से विद्यालय में शिक्षक के योगदान का मामला प्रकाश में आया है, जिसके बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। उप विकास आयुक्त ने फर्जी हस्ताक्षर से जिले के विभिन्न माध्यमिक विद्यालय में फर्जी नियुक्ति पत्र लेकर कई शिक्षक ने ज्वाइन किया। जब यह बात सामने आई तो जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। उप विकास आयुक्त का फर्जी हस्ताक्षर बनाकर कई छात्र लोग विभिन्न विद्यालय में योगदान करके अपना अटेंडेंस भी बनाना शुरू कर दिए। मामला की गंभीरता को देखते हुए उप विकास आयुक्त ने विभाग के डीपीओ को मुकदमा दर्ज करने का निर्देश जारी किया है। पुलिस संज्ञान में आया है, डीसी महोदय का पत्र प्राप्त हुआ है और इसके आधार पर हम लोग इसमें देख रहे हैं कि इस पत्र के आलोक में किन विद्यालयों में शिक्षकों ने ज्वाइन किया है, इसको चिन्हित किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध शीघ्र ही प्राथमिकी दर्ज कराई। सर कितने लोगों की है टोटल, कुछ जानकारी है क्या? 2-3 इसमें मेटर हैं जो यहाँ से निर्गत नहीं है। इसमें कितनी संख्या है हमारे लिए मायने ये रखता है कि इन पत्रों के आलोक में कितने लोगों ने विद्यालय में जाकर योगदान किया, क्योंकि पत्र यहाँ से निर्गत नहीं है, अवैध है। इसलिए जो भी उसमें चिन्हित पाया जाएगा संबंधित बिल्कुल वायरल हो रहा था इधर लगातार विकास आयुक्त महोदय के हस्ताक्षर से कुछ शिक्षकों का फर्जी अपॉइंटमेंट का लेटर था, तो बिल्कुल ही वो फेक था, फर्जी था, जिस पर विकास आयुक्त महोदय ने भी डीपीओ स्थापना को चिन्हित करके एफआईआर करने का निर्देश दिया है। और ये आदेश बिल्कुल डीपीओ स्थापना के स्तर से निकल चुका है और जल्दी उन पर एफआईआर जो हमारे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके द्वारा किया जाएगा। सर कितने लोगों पे थे? लगभग 6 आदमी हैं, इसमें 6 अभी चिन्हित हुए हैं, 6 व्यक्ति का भी चिन्हितकरण हुआ है, जिसको प्राथमिकी दर्ज करने का
धन्यवाद। औरंगाबाद जिला पदाधिकारी सौरभ जोवाड़ के द्वारा पंचायत आम निर्वाचन के मद्देनजर वारुण प्रखंड के सभागार में समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में बीडीओ, सीओ, एसएचओ को संयुक्त रूप से वारुण प्रखंड अंतर्गत मतदान केंद्रों पर आवश्यक आधारभूत सुविधा की उपलब्धता हेतु भौतिक सत्यापन पूरा करने का निर्देश भी दिया गया। इसके साथ ही प्रखंड स्तरीय सभी कोषांग की समीक्षा भी की गई। समस्तीपुर के मुसरी घरारी सलेमपुर में एक किशोर का शव पुलिस ने बरामद किया, जिसकी पहचान सुधीर कुमार पिता देवन दास के रूप में की गई है, जो नरगोगी का रहने वाला है। मृतक के परिजन ने बताया कि अपने पैतृक गांव नरगोगी से किशोर अपनी बहन के यहाँ सलेमपुर आया था, लेकिन सुबह बच्चे का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। तो वहीं परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना कल सुबह जो है ना तो ये अपना कुटुम्ब का अगौरी पकड़ाने के लिए मुसरी घरारी माना जमे तो दोनों बच्चा भी साथ आया, कहा कि हम जाएंगे माना से जब जिद कर दिल के छोटा बच्चा था तो ओकरा गौरी धरल के अब बच्चा कहल कि हम बहन के साथ जब बहनों कहल कि हम कल बिहना में घर आए तो लेने आए। वह क्रम में ही आया, शाम में 5 बजे के आसपास घरे फोन करके जेना ना वो जैसे कहीं भूतिया गए निकल गए। तो रात में जो है सो कि शाम में यहाँ भी आके खोजा गया, मुसरी घारी इधर उधर खोजा गया, लेकिन कहीं ट्रेस नहीं मिला। 10, साढ़े 10, 11 बजे रात में लोग जाके अपना निश्चिंत हुआ जो सुबह से खोजा जाएगा। सुबह में जब 5-6 गो मोटरसाइकिल निकाल कर चलल गए खोजे ला तो यहाँ से फोन गए जेना मार कर घटना ऐसी है। यहाँ आया था बहन के यहाँ। बहन के। इसका घर कहाँ हुआ? नरगोगी खैर। आप कौन है इसके? हम ग्रामीण हैं। कोई किसी से दुश्मनी भी था? अब यहाँ किससे किसका दुश्मनी था वो तो हम लोग नहीं जानते। हम लोगों को तो अपना घर है वहाँ है, यहाँ क्या था नहीं था हम लोगों को जानकारी। कितना साल का बच्चा था? 12 साल का बच्चा। कैसे घटना हुई? बोलो ना। नहीं पता है। भाई एले रे दूगो एगो तनी गो रहे गो बड़का गो तो एले हां तो हम कोटा ले केली हां तो उ रहले बैठल बिछौना पर आले। हम कहली अरे कथी करे छै के भेजल कहल के अपने आलिए जे बहन से बतिया छै तो नहीं फोन करे हमार कहली कि ठीक है। तो एगो केकरा से पूछला के है मनोज के कन्या सुनलिए भाग गेले तो बोल के भाग कहां गेले कोटा पानी। ई घटना कैसे हुई? घटना 5 बजे खाना बनवे के लिए तखनिए से नहीं है भाई। शाम की सवेरे? शाम में खोजे तो क्या हुआ? नहीं मिली। शाम में खोज तो नहीं मिला। तो यहाँ पर कब मिला? सुबह में कोई आदमी देखे। क्या बताया आपको? उन्हें गले तो कहे कि है भाई तोर हम केला तर अथी होला तू हिंगा छ की होला केला तर मरल है। हां तो हम से भरबट्टा से अलिए हम दौड़। तो किसी पर शक भी है? हाँ। किस पर? गोतनी के भाई पर। उससे क्या दुश्मनी था? हाँ। क्या दुश्मनी था? जे अब न तो एक एक करके मारबो घर घुसा दो जते पूरा अपना हिया के गुआर है हिया के सब घुसा के इज्जत लुटवा दो। तो वो रात में यहीं थे? ना चली गेले रे। कल? हाँ। कल यहाँ थे वो? हाँ इधरे समय रहे। कब आपके भाई यहाँ आए? कल आए, रात में घटना हुई। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? करीना कुमारी। घर? नरगोगी टोला घर हियां न हुआ? यहाँ भी यहाँ वाला घर यहाँ न घर। आपका घर कहाँ हुआ? दारुल सलाम। वार्ड? 13। रोहतास में सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के उद्देश्य से सिविल सर्जन डॉक्टर सुधीर कुमार ने जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रबंधक और अन्य अधिकारी के साथ बैठक किया। साथ ही कई निर्देश भी दिए हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अनुमंडलीय अस्पताल और रेफरल अस्पताल की सुविधा को और बेहतर करने पर चर्चा की। सिविल सर्जन ने बताया कि BHM और NYC के लोगों को लेकर के चर्चा की गई है। आपका नजर आएगा कि आप क्या कर रहे हैं, नहीं तो आप जो करना चाहते हैं वो नहीं करेंगे, वो जो करना चाहते हैं। जी हाँ, हम अपने जिला के जितने भी BHM हैं, NYC हैं, उनके साथ बैठ के मासिक के बने डिफरेंट प्रोग्राम के डिफरेंट ये पर इंडिकेटर्स पर आज समीक्षा लिए गए हैं, लिया गया है मेरे द्वारा, और कैसे क्या काम करना है, क्या हम अपेक्षा करते हैं उन लोग से, ये इसकी चर्चा किए हैं। अभी ये और चलेगा, अभी एक लंच सेशन शुरू होगा, उसके बाद फिर पुनः ये आगे और काम चलेगा। थैंक यू। राज्य में आधुनिक चिकित्सा के क्षेत्र में लगातार वृद्धि की जा रही है। राजधानी के निजी अस्पतालों के द्वारा लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधा मुहैया कराई जा रही है। राजधानी के श्री साईं अस्पताल, फोर्टिस अस्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट,
ने कार्डियोथोरोसिस वैस्कुलर ओपीडी का शुभारंभ किया है। श्री साईं अस्पताल के निदेशक डॉक्टर युवन सिंह ने बिहार में हृदय संबंधी रोगों की संख्या और उसके मरीजों की संख्या अधिक है, मध्यवर्गीय परिवारों में काफ़ी हार्ट की समस्या देखी जाती है। इसी कड़ी में श्री साईं अस्पताल का यह प्रयास है जो काफ़ी मददगार साबित होगा। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग का धन्यवाद कि आप लोग आए हैं और मेरे ख्याल से ये एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन है आज पटना के लिए भी और बिहार के लिए भी, जब हम लोग फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट और साई हॉस्पिटल जो पटना का एक बहुत ही वेल नोन और ट्रस्टेड हॉस्पिटल है, आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं कार्डियक सर्विसेज के लिए। कार्डियक सर्विसेज में हम लोग जितनी भी कार्डियक सर्विसेज होती हैं उन सारों के में हम कोलैबोरेट करेंगे। और डॉक्टर अखिलेश, डॉक्टर युवन सिंह, इनको मैं जानता हूँ, काफ़ी पहले से जानता हूँ और पटना के लिए बहुत अच्छा काम ये लोग कर रहे हैं। बट नेचुरली इनका भी एक ड्रीम है कि इसको आगे लेके जाएं और जिस चीज़ों के लिए पेशेंट्स को दिल्ली आना पड़ता था उनमें से कोशिश करेंगे कि जो यहाँ पे हो सकता है ट्रीटमेंट वो यहाँ पे किया जाए। तो मेरी अपनी मानना है कि इस कोलैबोरेशन से खाली पटना के नहीं पूरे बिहार के समाज का फ़ायदा होगा। जो लोग किसी वजह से नहीं जा पाते हैं, बाहर दिल्ली नहीं जा पाते हैं, इलाज नहीं उनका हो पाता है, उनका इलाज यहाँ पे पॉसिबल होगा। ऑलरेडी इस हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी की फैसिलिटी सारी शुरू हो गई हैं। डॉक्टर युवन सिंह सब एंजियोग्राफीज और बाकी जितने इन्वेस्टिगेशंस होते हैं वो कर रहे हैं, एंजियोप्लास्टीज कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में पॉसिबिलिटी है और उम्मीद है कि हम बाईपास सर्जरी और हार्ट के जो ऑपरेशंस हैं वो भी शुरू कर पाएंगे। सो मेरे ख्याल से ये जो हम लोग आपस में एक कोलैबोरेशन कर रहे हैं उसका मेन एम तो यही है कि हम बिहार के लोगों को जो लोकल फैसिलिटीज़ जितनी दी जा सकती है वो दी जाए। लोकल फैसिलिटी हम लोगों को उपलब्ध नहीं थी पटना या बिहार में, जैसा कि सर ने बताया, तो सारी फैसिलिटी यहाँ पर शुरू हो जाएगी। खास करके वैसे लोगों के लिए जो दिल्ली नहीं जा सकते, बम्बे नहीं जा सकते और सक्षम नहीं है जाने में, उन लोगों के लिए खास यहाँ पर व्यवस्था रहेगी। और ऐसा भी नहीं है कि जो जा सकते हैं और यहाँ चाहें, क्योंकि सर्जन वही होंगे, सर यहाँ सर्जरी करें या वहाँ सर्जरी करें, तो जो जा सकते हैं वो भी यहाँ उनको जो सुविधा मिलेगी सर के द्वारा कराएंगे। और हम लोगों के लिए बड़ी बात होगी, बिहार के लोगों के लिए बड़ी बात होगी कि इस तरह का काम श्री साईं हॉस्पिटल हार्ट क्लिनिक में अब किया जाएगा। सुविधाएँ यहाँ से मिलेगी। हम लोग 2 साल से कार्डियक का सुविधा और लोगों की अपेक्षा बेहतर दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हमारे पास जो स्टाफ लोग हैं, यहाँ की मैनेजमेंट है, हम लोग जो भी काम करते हैं बेहतर सेवा देने का प्रयास करते हैं। और मार्केट में श्री साईं हॉस्पिटल का जैसा रेपुटेशन है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का, उसी तरह का इसका भी रेपुटेशन मार्केट में आ चुका है। हम लोग बेहतर काम कर रहे हैं और